हेलो एवरीवन। आज आपके 12th क्लासेस का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन जो चैप्टर नंबर 3 है उसके फर्स्ट मॉड्यूल। देखिए बेटा, एक बात को हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चैप्टर का जो पहला दिन होता है वो पहला दिन इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उस दिन आप लोगों को उस क्लासेस में या उस मॉड्यूल में आप लोगों को उस चैप्टर के अंत तक आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं से मतलब उस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, ये तमाम जानकारियों का शुरुआती आधार तैयार किया जाता है। इसीलिए बहुत सुकून से, ठीक है, एक एक चीज को, बेसिक एक एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो स्टार्ट करें बेटा। हमने विलियन चैप्टर ऑलमोस्ट फ्री कर रखा है। 19 मॉड्यूल 19 क्लासेस में मैंने वो चैप्टर फ्री किया था, ठीक है। फिर आपकी जो समस्याएं आएंगी उन पर अपन कंटिन्यूअसली अपन स्टडी कर रहे हैं, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि बेटा 8 से 9 बजे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, मतलब बहुत ही बेसिक जानकारियां जिसे जीओसी कहते हैं, रोजाना हम लोग ले रहे हैं। इसलिए आप लोग 8 से 9 की क्लासेस रात में जो अपन ले रहे हैं, शाम में जो ले रहे हैं, ये कह दूं अपन, उसको मिस मत करिएगा बेटा। ओके, चलिए। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन, मेरा अंदाजा है कि जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, तो जब फिल्म का जब नाम होता है, टाइटल होता है, तो उस टाइटल से हम उस फिल्म के अंदर हमें क्या दिखाया जाने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है? ठीक वैसे ही जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ा सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, दिमाग में आ गई कि पूरी तामझाम सॉलिड स्टेट के ऊपर पढ़ने जाना है। दूसरा था हमारा विलियन, पूरा तामझाम विलियन के ऊपर पढ़ना। वैसे ही हमारा यह चैप्टर है सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, ठीक है। आखिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन की हम लोग परिभाषा कैसे कह सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर का नाम है ना, हिंदी में अपन जिसे अपन विद्युत रसायन कह रहे हैं, दरअसल इसका मतलब यह है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा या जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं तो थोड़ा ऐसा बना दूं मैं आपको, और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में अंतर संबंधों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। यानी द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच कैन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विच डील्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। मतलब यह निकाला जाए इस बात का कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और चेंज यानी परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाएगा, और जब वो परिवर्तन हो रहा है तो उस साधन को, उस युक्ति को, उस डिवाइस को कहते क्या है। और अगर विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब हम उससे क्या क्या कर सकते हैं। समझ में आ रही बेटा? तो इन तमाम जानकारियों को हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। मेरा अंदाजे कि डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन की समझ में आई। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के एक दूसरे में अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। ये अंतर संबंध जो एक छोटा सा शब्द दिख रहा है, दरअसल ये बहुत व्यापक शब्द है, इसे पूरे चैप्टर के हम स्टडी करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, और इन परिवर्तन के दौरान हुआ क्या है, परिवर्तन क्या हुआ है, इसका अध्ययन करना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन कहलाता है, ठीक है।
अब आपको यह समझना है कि बेटा जिस युक्ति या जिस साधन द्वारा ये जो काम कराया जाता है, ये जो ऊर्जा एक दूसरे में बदल रहे हैं ना हम लोग, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उस डिवाइस को, उस युक्ति को सेल कहते हैं। ठीक है, यानी सेल क्या है, तो आप कह सकते हैं वो डिवाइस, वो युक्ति, वो साधन जिसके द्वारा एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। यूं तो ऊर्जा कई प्रकार की होती हैं, जैसे कई सेल ऐसे होते हैं बेटा जो हमारी फोटोन वाली ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में, फोटोन वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिनको अपन फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं अपन। ठीक है ना, तो वो एक अलग हो गए। मैं आपको इस चैप्टर के माध्यम से सिर्फ दो प्रकार की ऊर्जाओं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है हमारा विद्युत रसायन, इन पर फोकस करेंगे अपन। ठीक है, और उस युक्ति को नाम दिया जाता है सेल। ठीक है, अब सेल यूं तो कई प्रकार के होते हैं, यानी सेल का अगर वर्गीकरण किया जाए तो अगर मैं एक बात यहां पर एक और इस्तेमाल करूंगा कि किसी सेल के बनाने में दो छड़ें होती हैं, दो रॉड होती हैं। ध्यान रखना, क्या, दो रॉड, यहां लिख देता हूं बेटा मैं, दो रॉड, रॉड यानी छड़ें। ठीक है, रॉड, उन छड़ों पर होता क्या है यह समझिएगा। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं आपको, सेल, दरअसल सेल वास्तव में दो छड़ों यानी रॉड का कॉम्बिनेशन होता है, संयोजन होता है। ठीक है, उन छड़ों पर होता क्या है, छड़ को इंग्लिश में मैंने क्या बोला है बेटा, रॉड। ठीक है, उन छड़ों पर होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। क्या दिमाग में लाए बेटा, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना। ठीक है, ग्रहण होना किस पर बेटा, उस रॉड पर। ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक शब्द से परिचित कराऊंगा, और जैसा मैंने आपको कहा था कि किसी भी क्लासेस का पहला दिन आपको उस चैप्टर की मजबूती प्रदान करेगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। वो दो छड़ें जो सेल के अंदर है, यानी सेल दो छड़ों से मिलकर बना होता है, उनमें से एक छड़ पर इलेक्ट्रॉन के त्यागने का काम होता है। इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, राइट। और आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली क्रिया को अगर मैं कहूं तो आपका जवाब होगा क्या बेटा, उसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन। क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, उस क्रिया को बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना कहलाता है बेटा रिडक्शन यानी अपचयन। ये बहुत बेसिक बात है, और ये बेसिक बात को दिमाग में भरिए आप लोग। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत को समझने का प्रयास करिए। ठीक है ना, रॉड, अब रॉड पर इलेक्ट्रॉन त्यागना या ग्रहण हो रहा है, इसलिए उस रॉड को नाम दिया गया है बेटा इलेक्ट्रोड। क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोड नाम दिया गया है। इलेक्ट्रोड में दो शब्द छिपे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस रॉड। आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन प्लस रॉड, रॉड मतलब छड़ हो गया, और इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने का काम होगा, उसे अपन नाम देंगे क्या, इलेक्ट्रोड, राइट। तो सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड यानी दो छड़ें, छड़ को इंग्लिश में अपन कह रहे रॉड, जिसमें एक पर इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम होता है बेटा, और दूसरे पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली क्रिया को नाम दिया जाता है ऑक्सीकरण। बात समझ में आ रही है। अब आप यह समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली क्रिया अर्थात ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, उस इलेक्ट्रोड को नाम क्या दिया जाता है। भाई सेल में दो इलेक्ट्रोड, एक पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है यानी ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, अब उसका नाम क्या होगा, उस रॉड का या उस इलेक्ट्रोड का नाम क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, आप उसे बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे बेटा, एनोड बोलेंगे। एनोड के बारे में अब आपके दिमाग में क्या बात आ जाएगी, तो एनोड सेल का वह टर्मिनल है, वह सिरा है जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ये कह दें यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन त्यागना होता है, राइट।
और दूसरी जो छड़ होती है उस छड़ को अपन बोलते हैं बेटा क्या, कैथोड। तो कैथोड वह रॉड है, मतलब वह इलेक्ट्रोड है, वह टर्मिनल है सेल का जिस पर अपचयन यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण होने का काम होगा। एक तो बेसिक आपके दिमाग में यह बात बैठ जाए, ठीक है। तो सेल दो छड़ों यानी इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है। एक छड़ को अपन नाम देते हैं एनोड और दूसरी छड़ को नाम देते हैं कैथोड, ठीक है। तो ये तो सेल की जानकारी होगी। सेल उस युक्ति को कहते हैं, उस साधन को कहते हैं, इस जगह जहां विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। और सेल के अंदर दो रॉड यानी दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को कहते हैं एनोड। आपको याद रखना है एओ से आप क्या मैसेज निकालेंगे, ए फॉर एनोड और ओ फॉर ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑक्सीकरण होना है, एनोड पर ऑक्सीकरण होना है, बिल्कुल दिमाग में बना लो। और कैथोड पर क्या होना है बेटा, रिडक्शन यानी अपचयन होना है, रिडक्शन होना है। इज दैट क्लियर? अब आपको मैं बताता हूं, कुछ सेल ऐसे होते हैं, अगर क्लासिफिकेशन सेल का किया जाए तो आप इस तरह से भी क्लासिफिकेशन होंगे जिनको अपन मार्केट से लेकर आए, ठीक है। मार्केट से लेने के बाद में सेल के जिस में आपको सेल को लगाना है, मुझे घड़ी के अंदर लगाना है, मुझे मोबाइल के अंदर लगाना है, मुझे रिमोट में लगाना है, लगाने के बाद वो कुछ दिनों बाद खराब हो जाते हैं। तो अगर आप हल्की कम पैसों में लेकर आए तो उन सेलों की स्थिति क्या है बेटा, सेल को आप बैटरी भी कह सकते हैं, सेल और बैटरी एक ही बात है, ठीक है। तो आप उन्हें यूज एंड थ्रो वाले सेल कह सकते हैं। यूज एंड थ्रो सेल का मतलब हो गया जिन्हें आपने एक बार उपयोग किया और उपयोग करने के बाद उसे फेंक दिया, राइट। क्यों फेंक दिया? क्योंकि उसकी कीमत कम थी। अब कम कीमत में उस सेल में ऐसा साधन तैयार नहीं किया जा सकता जिसे हम बार बार उपयोग में ला सकें। बात आ रही समझ में? तो उन्हें कह देंगे अपन प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल। एक बार उपयोग करो फिर फेंक दो। बात समझ में आ गई? इन्हें कहते हैं अपन प्राइमरी या प्राथमिक सेल, राइट। यानी उपयोगिता के आधार पर यह वर्गीकरण बताया। और दूसरा हो गया बेटा आपका द्वितीयक या चार्जेबल सेल। पहला जो सेल था उस सेल को आप अनुत्क्रमणीय सेल भी कह सकते हैं, प्राथमिक सेल या अनुत्क्रमणिक सेल, जिनको अपन केवल एक ही बार उपयोग में कर सकते हैं। यानी उनमें होने वाली रासायनिक क्रिया एक ही दिशा में चलेंगी, उन्हें विपरीत नहीं किया जा सकता। जिन्हें विपरीत कर दो मतलब वो ऐसा हो पाता है जब हम उसे चार्ज करते हैं तो विपरीत हो पाएगी बेटा। इज दैट क्लियर? तो दूसरे वाले सेल को कहते हैं उत्क्रमणीय सेल, रिवर्सिबल सेल कहेंगे, जिनको हम बार बार चार्ज करके बार बार उपयोग में ला सकते हैं। उनको अपन द्वितीयक सेल या उत्क्रमणीय सेल यानी रिवर्सिबल सेल कहते हैं। इन पर भी आगे फोकस करेंगे अपन, ठीक है ना। अच्छा, तो एक वर्गीकरण तो ये हुआ। दूसरा वर्गीकरण यहां ये भी है, जैसे यहां कि कोई सेल कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है। सेल की परिभाषा बताई ना मैंने आपको। सेल की परिभाषा में मैंने क्या बताया, वह युक्ति व साधन जिसके द्वारा एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल रही है। तो अगर मैं यहां विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं ये कहूंगा कि बेटा सेल दो प्रकार के होते हैं मोटे मोटे तौर पर। नंबर एक, विद्युत अपघटनीय सेल। कौन सा बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ध्यान से समझिएगा, फिर अपन इनके सारे शब्दों को निकालेंगे। विद्युत अपघटनीय सेल, ठीक है। और दूसरा सेल जो है उसको कहते हैं हम लोग गैल्वनिक सेल। बेटा क्या बोलते हैं? गैल्वनिक सेल। बात समझ में आई आपको? एक कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं विद्युत अपनी सेल, और इसको बोलते हैं अपन गैल्वनिक सेल, राइट। दूसरा सेल कहलाता है गैल्वनिक सेल, ठीक है ना। अब विद्युत अपघटनीय सेल का मतलब क्या होता है? तो विद्युत अपनी सेल में हम क्या करते हैं, जैसा कि इसके नाम से दिख रहा है, इसमें होता है बेटा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। विद्युत ऊर्जा किस में बदलती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। समझ में आई बात? जिस सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या बोलेंगे बेटा? विद्युत अपघटनीय सेल बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा जो सेल है जिसको अपन गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टीय सेल भी कहते हैं बेटा। वोल्टीय वैज्ञानिकों के नाम है ये, गैल्वेनी और वोल्टीय ये वैज्ञानिकों के नाम है, जिनके सम्मान में, रेस्पेक्ट में हमने सेलों के नाम भी रखे हैं।
तो गैल्वेनिक सेल यानी वोल्टीय सेल, इसको एक और नाम ऑब्लिक लाइन करके कह दूं बेटा, वोल्टीय सेल। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होगा, इसमें उल्टा काम होता है। इसमें क्या होता है बेटा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट इनटू विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, एक बात समझ में आई आपके? तो सेल को हमने मोटे मोटे तौर पर दो प्रकार से बांट दिया है। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको कि विद्युत अपनी सेल और गैल्वेनिक सेल को दोनों को सम्मिलित रूप से, ध्यान से सुनिएगा, दोनों को सम्मिलित रूप से विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। अब देखिए चैप्टर का नाम है ना विद्युत रसायन, तो विद्युत रसायन में हम विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। क्या बता रहा हूं मैं आपको? विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हमको पढ़ना है विद्युत अपघटनीय सेल। अभी आपने जीरो लेवल की कहानी में क्या पढ़ा है कि विद्युत अपनी सेल वह सेल है जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, और दूसरा सेल है गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल, इसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये हम पढ़ेंगे। और इनके अंदर जो भरा हुआ मटेरियल होगा, सेल के अंदर जो मटेरियल भरा होगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी? उस मटेरियल में एक तो होगा इलेक्ट्रोड, एक का मतलब हो गया इलेक्ट्रोड होंगे, मतलब दो छड़ें होंगी, राइट। उन छड़ों में से एक को नाम दिया मैंने एनोड। एनोड वो छड़ होती है जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम होता है। कैथोड वो छड़ होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम होता है, यानी अपचयन होता है। ठीक है, और ये छड़ें डूबी होंगी, ये छड़ें जिसमें डूबी होंगी उनके बारे में पढ़ना होगा। तो हमारे लिए जो इसमें जो मटेरियल की बात हम लोग स्टडी करेंगे कि उनमें होगा क्या, तो आपको सेल के बारे में समझ में आना चाहिए। विद्युत रासायनिक सेल, दोनों सेलों को मिलाकर क्या कहा जाता है, जिसमें विद्युत अपनी सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को बेटा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब बात आती है यहां से, हमें मालूम है कि हर किसी पदार्थ में तो विद्युत प्रवाहित होती नहीं है, मालूम है ना आपको। लकड़ी है, रबर है, प्लास्टिक है, इनके अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक प्रवाहित करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। मतलब वे पदार्थ, ध्यान से सुनिएगा, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते, उनको अपन बैड कंडक्टर, यानी इसका मतलब उनको अपन अचालक या कुचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, इतनी नॉलेज तो अपने पास है ही। ठीक है, जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देंगे, विद्युत प्रवाहित उनमें से नहीं हो पाती, उनको अपन अचालक या कुचालक कहते हैं। इज दैट क्लियर? और दूसरे वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं। अब अपने में से विद्युत प्रवाहित होने देते हैं, उनको कहते हैं अपन कंडक्टर, यानी चालक कहते हैं बेटा उनको। ठीक है, जानते थे अपने। अब उनमें से जो पदार्थ प्रवाहित होने देते हैं ना, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में ही प्रवाहित होने देते हैं, मतलब उनको किसी प्रकार से पिघलाने की या उनका विलयन बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी ठोस अवस्था में ही विद्युत प्रवाहित होने देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित होने ही नहीं देते। उनमें अगर विद्युत प्रवाहित करनी है तो क्या करना होता है बेटा, उनके अंदर उन्हें या तो गलित बनाइए, यानी या तो उन्हें पिघलाइए, या फिर उनका जल में विलयन बनाइए, यानी जली विलयन बनाइए, राइट। तो हम चालक पदार्थ को मोटे मोटे तौर पर दो प्रकार से बांटने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, एक को कहते हैं हम लोग धात्विक चालक, ध्यान से नाम को समझिएगा, मेटेलिक कंडक्टर, धात्विक चालक बेटा। ठीक है, धात्विक चालक का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक चालक। अब ये नाम क्यों आया, ये भी आप देखिएगा। ठीक है, मैं आपको अक्सर बताता हूं कि हमें रटने की जरूरत नहीं है बेटा, हमको उसकी बेसिक समझ, एक एक शब्द को समझने। इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं हम लोग।
और जो दूसरा है बेटा, दूसरा है, उसको नाम दिया है हम लोगों ने विद्युत अपघटनीय चालक। ध्यान से समझिएगा, विद्युत अपघटनीय चालक, ठीक है, अपघटनीय चालक। समझ में आ रहा है ना बात? विद्युत अपनी चालक का दूसरा नाम जो होता है, विद्युत अपनी चालक का जो दूसरा नाम होगा उसे अपन आयनिक चालक भी कहते हैं, आयनिक चालक, ठीक है, आयनिक चालक भी कहते हैं। तो मैं, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले लो, क्योंकि मैं बेटा इसे थोड़ा सा हटाकर फिर मैं आपको जो बचे हुए मटेरियल है उसकी तरफ लिए चल रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे मैंने आपको अक्सर बोला है कि क्लास जब भी आप अटेंड करें, आपके पास भले ही नोट्स पहुंच रहे हैं, टेलीग्राम से आपके पास, सबके पास नोट्स पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद भी नोट्स तो आपको पढ़ना ही है। पहले क्लास स्टार्ट देखने से पहले नोट्स को ध्यान से पढ़ना भी है, साथ ही आपको अपनी अलग कॉपी के अंदर पेन और कॉपी पर मेन पॉइंट, क्योंकि नोट्स एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है ही हमारा, और क्लासेस जब स्टार्ट होती है तो हमारी कुछ बातें कुछ और भी समझाने की तरफ चली जाती है। इतना तो आप काफी दिनों से जुड़े हुए हैं तो मेरी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको बात समझ में आ गई, ठीक है, या फिर आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद आपको ये है, ठीक है ना, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है बेटा ये, ठीक। चलिए, और फिर भी आप उसे पॉज करके बार बार कई बार चलाइए तो आपको वो बात समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा था वो ये था बेटा कि हम लोगों ने चालक पदार्थों को दो प्रकार से बांटने की बात कही है। एक को कहते हैं अपन मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक चालक, और दूसरे को कहते हैं अपन विद्युत अपघटनीय चालक, ठीक है। अच्छा, ये देखिएगा, विद्युत अपघटनीय चालक केवल अपनी, ध्यान से समझिएगा, ये ऐसे पदार्थ हैं जो केवल जो मैं यहां अलग से नोट कर रहा हूं, जो केवल गलित का मतलब वही पिघली, गलित या जलीय अवस्था में ही विद्युत प्रवाहित होने देते हैं। जलीय अवस्था में ही विद्युत प्रवाहित होने देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये ऐसे चालक पदार्थ हैं। चालक में मैंने आपको सब बता दिया, मैंने कहा ठोस हो सकते हैं। तो अब बात आती है ठोस अवस्था में कौन, तो ये जो धात्विक चालक हैं जिसमें धातुएं आती हैं, और आप जानते हो कि सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। बात समझ में आ रही है, इसलिए धात्विक शब्द दिया गया। और धातुएं ठोस अवस्था में ही अपने में से विद्युत प्रवाहित होने देती हैं। तो इनकी बात करें, अगर धात्विक चालकों की बात करें, तो मैंने यहां लिख दिया इसमें ठोस अवस्था में ही। अब देखिए, ग्रेफाइट धातु तो नहीं है, पर ग्रेफाइट में भी विद्युत का प्रवाहन हो जाता है। ठोस अवस्था में ही ग्रेफाइट अपने में से विद्युत प्रवाहित होने देता है। तो ये ठोस अवस्था में, धात्विक चालक अपनी ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है। और ये गलित या जलीय अवस्था में ही अपनी विद्युत प्रवाहित होने देते हैं। अब इनका दूसरा नाम देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक चालक नाम इसलिए दिया गया, इनमें विद्युत प्रवाहित जो होती है वो किसके माध्यम से होती है, यानी आवेश वाहक का कार्य कौन होता है। तो इनमें आवेश वाहक का कार्य कौन करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। आवेश वाहक का कार्य कौन करते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन करते हैं। और इनमें आवेश वाहक का कार्य होता है आयनों के द्वारा। आवेश वाहक का कार्य, ये लिख दिया मैंने, आवेश वाहक का कार्य, वाहक, आवेश का वाहक कौन होता है, तो आवेश वाहक का कार्य करते हैं आयन। आयन का मतलब हो गया बेटा कैटायन व ऋणायन, यानी धनायन व ऋणायन होता है, धनायन व ऋणायन होता है। ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दूसरी बात, इनमें आवेश वाहक का कार्य कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इनमें आवेश वाहक का कार्य कौन करते हैं, ये। इनमें का मतलब है धातुओं में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है ना, तो किसी भी प्रकार का, धातुओं में विद्युत प्रवाहित करने से किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, क्या, कोई भी रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कोई भी ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया नहीं होगी, ठीक है। विद्युत प्रवाहित हो जाएगी लेकिन कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो विद्युत प्रवाहित करने से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होगा, चूंकि विद्युत अपघटनीय पदार्थों में आयन बनते हैं ना बेटा, धनायन व ऋणायन बनते हैं, और ये आयन क्या होते हैं, अपने
विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। और काय के लिए गमन करते हैं भी मैंने क्या बताया, अपने आवेश को छोड़ने का काम करते हैं। धनायन जो है वो अपने धनावेश को छोड़ेगा, ऋणायन जो है वो अपने ऋणावेश को छोड़ेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने का काम करते हैं। मतलब क्रिया कौन सी हुई, ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया होती है। तो दूसरे पॉइंट में आप यहां नोट करेंगे क्या बेटा, कि इनमें विद्युत प्रवाहित करने से रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है का मतलब यह निकला बेटा ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया होती है, इसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट, अच्छा तीसरे पॉइंट में यहां ये दिया जा सकता है, सॉरी तीसरे पॉइंट में आप लोग यहां इसके अंतर्गत ये देंगे कि धात्विक चालकों में जब ताप बढ़ाएंगे ना, धातुओं में जब ताप बढ़ाएंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा, धातुओं में ताप बढ़ाने से धात्विक जो क्रिस्टल है, आपको सॉलिड स्टेट में भी मैंने पढ़ाया था, धात्विक क्रिस्टल के जो परमाणु हैं, वो क्या करने लगते हैं बेटा, कंपन करने लगते हैं। और कंपन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के स्वतंत्र प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होगा, और इलेक्ट्रॉन के स्वतंत्र प्रवाह में अवरोध को ही अपन कहते हैं प्रतिरोध उत्पन्न होगा। और प्रतिरोध चालकत्व का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। बात समझ में आ रही है। तो जैसे ही अपन इन्हें गर्म करेंगे तो गर्म करने पर परमाणुविक कंपन होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा, जिससे चालकत्व में कमी आएगी। ठीक है ना। तो धात्विक चालकों की चालकता कम होती है, ताप बढ़ाने पर चालकत्व में कमी आएगी। ठीक है ना, मैंने क्या बताया वो सारी बातें, चालकत्व में कमी आएगी। और इनकी बात करें अपन तीसरे पॉइंट में, इनमें जैसी ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर जो आयन है वो आयनों का आकर्षण खुलने लगेगा और आयन तेजी से गमन करने लगे, यानी चालकत्व बढ़ेगा। इनमें ताप बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ता है। ठीक है। और जब तक यहां के चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें सभी धातुएं आ जाएंगी बेटा, कॉपर, निकिल, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, निकिल, जिंक, सारी धातुएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है ना। ग्रेफाइट भी आ जाएगा। ग्रेफाइट हालांकि धातु नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन की वजह से उनमें इलेक्ट्रॉन की वजह से इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक चालक पड़ा, वो भी आ जाएगा। दूसरी तरफ यहां एग्जाम्पल अगर रखेंगे तो यहां अम्ल आ जाएंगे बेटा, अम्ल, क्षार और लवण आ जाएंगे। ठीक है। अम्ल और क्षार, लवण ये अपनी गलित या जलीय अवस्था में विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं। और विद्युत किसके माध्यम से प्रवाहित होती है बेटा, आयनों के माध्यम से प्रवाहित होती है। ठीक है। तो चूंकि समय थोड़ा सा, मुझे स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इस वजह से मैं आज की ये क्लासेस को कम ले रहा हूं। आपके लिए ये क्लासेस एक्स्ट्रा के तौर पर और उपलब्ध करा दी जाएगी बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए अगले राउंड पर जब मॉड्यूल नंबर 2 होगा तो मैं डबल क्लासेस उसमें लूंगा। आज स्वास्थ्य सही होने ना होने की वजह से आप अपनी क्लासेस को यहीं पर सीमित रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपन कल। ओके, थैंक यू।